अगर आपने 1980 में विप्रो कंपनी के शेयर में सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज उस 10,000 रुपया का वैल्यू होता भैया 900 करोड़ रुपया। अब आप बोलोगे 1980 में 10,000 का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था। 10,000 छोड़ो, अगर आपने सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते ना, तो भैया आज उस 1,000 रुपया का वैल्यू होता लगभग 90 करोड़ रुपया। यही होता है शेयर मार्केट का पावर। आपको क्या लगता है ऐसा मौका चला गया? आज के डेट में ऐसा मौका नहीं है। मैं कहता हूँ आज के डेट में ऐसा मौका और भी ज़्यादा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए शेयर मार्केट को सीखना पड़ेगा, इसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज की इस वीडियो को अगर कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी देख लेगा ना, अगर कोई 10-12 साल का बच्चा भी देख लेगा ना, तो वो भी समझ जाएगा कि आखिर ये शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट में पैसों को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखिए, हमारे स्कूलों में ना शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। इसीलिए जितना तकलीफ मेरे को हुई थी शेयर मार्केट को सीखने के लिए, शेयर मार्केट को समझने के लिए, उतना तकलीफ आप लोगों को ना हो। इसीलिए मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि जितना आसान भाषा में हो पाए उतना आसान भाषा में मैं आप लोगों को शेयर मार्केट को आज सिखा दूं। ठीक है, तो अपना जीवन से कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए दे दो। बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। तो ये जो शेयर मार्केट होता है ना, इसका नाम में ही इसका अर्थ होता है। अगर आप ध्यान से गौर करोगे, शेयर मार्केट का मतलब ये होता है, ये जो शेयर होता है ना, ये शेयर का मतलब होता है हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अगर आप गूगल पे जाके शेयर हिंदी मीनिंग सर्च करोगे तो आंसर आएगा शेयर का मतलब होता है हिस्सा। समझ गए? और मार्केट का मतलब होता है बाजार। मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि शेयर मार्केट का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर हिस्सेदारी खरीदा जा सकता है। शेयर का मतलब हिस्सा, मार्केट का मतलब बाजार, यानी कि हिस्सेदारी खरीदने वाला बाजार, उसी को बोला जाता है शेयर बाजार। समझ गए? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने तो ये समझ लिया कि यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदा जाता है, लेकिन किस चीज का हिस्सेदारी खरीदा जाता है? आइए उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल को सुनना होगा। मान लेते हैं आपका दिल्ली में एक मिठाई का दुकान है। मान लेते हैं आपका दिल्ली में एक स्वीट का दुकान है, यानी कि मिठाई का दुकान है, राइट? अब आपका जो दिल्ली में दुकान है ना, उस दुकान में काफी ज्यादा सेल होती है। आपका जो मिठाई है, जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। इसीलिए आपका दुकान में भर भर के कस्टमर आता है। ठीक है, अब आप सोचते हो कि जबकि मेरा दुकान में इतना ज़्यादा सेल होता है, इतना ज़्यादा कस्टमर आती है, तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट में दम है। तो आप सोचते हो कि अब तक तो आपका दुकान सिर्फ दिल्ली में है, अब आप अपने दुकान को मुंबई में भी खोलना चाहते हो। आप अपना एक मिठाई का दुकान मुंबई में भी खोलना चाहते हो, आसाम में भी खोलना चाहते हो, आप पंजाब में भी खोलना चाहते हो। क्यों खोलना चाहते हो? क्योंकि आपका प्रोडक्ट में दम है, कस्टमर को पसंद आ रहा है, तो आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा फैलाना चाहते हो। तो ऐसे में क्या होगा, अब तक तो आप दिल्ली से कमा रहे थे, जब आप मुंबई, आसाम, पंजाब, अलग अलग स्टेट में अपना ब्रांचेस खोल दोगे, अपना दुकान खोलोगे, तो भैया इधर से भी रेवेन्यू कमाओगे और भी ज़्यादा आप अमीर बनोगे। ऐसा आपने दिमाग लगाया। लेकिन सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा ना, बड़ा सोचने से तो नहीं होगा, उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप दुकान खोलोगे तो भैया पैसों की ज़रूरत है। तो मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि आपको अपना बिजनेस को फैलाने के लिए 10 करोड़ रुपये चाहिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह ही समझना। आपको अपने बिजनेस को फैलाने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन आपके पास है 9 करोड़ रुपया। ध्यान से समझना, 10 करोड़ रुपया चाहिए आपको बिजनेस को फैलाने के लिए, लेकिन आपके पास है 9 करोड़ रुपया। तो अब आपको कितना रुपया मैनेज करना पड़ेगा? आपको मैनेज करना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपया मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने बिजनेस को फैला पाओगे। तो इस 1 करोड़ रुपया के लिए आप एक दिमाग लगाते हो, आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो या फिर रिलेटिव के पास जाते हो और जाके बोलते हो कि भाई मेरे को तू 1 करोड़ रुपया दे दे, और जिसके बदले में मैं अपने बिजनेस का 10% हिस्सेदारी तेरे को दे दूंगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको चाहिए 10 करोड़ रुपया, जिसमें से 9 करोड़ रुपया यानी कि 90% पैसा तो आपके पास है, चाहिए और 10% पैसा। तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि तू मेरे को 10% पैसा दे, जिसके वजह से क्या होगा कि मैं अपने बिजनेस का 10% हिस्सेदारी तेरे को दे दूंगा। और 10% हिस्सेदारी अगर आप अपने फ्रेंड को देते हो, रिलेटिव को देते हो, तो उसके बाद आप अपने बिजनेस से जितना कमाओगे उसका 10% प्रॉफिट आपको अपने फ्रेंड को देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
अगर कोई इंसान या फिर कोई भी फ्रेंड आपका बिजनेस में पैसा लगाता है तो जितना परसेंटेज में वो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है उतना परसेंटेज में आपको अपने मुनाफा का उसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाते हो तो आपको 10% आपका अपने फ्रेंड को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने 10% रुपया आपको दिया है, राइट। ये एक छोटा मोटा एग्रीमेंट आप अपने फ्रेंड से कर लेते हो, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया है कि नहीं? अगर ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया तो भाई इसी को बोला जाता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि, अच्छा ये बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट में काफ़ी सारा कंपनियां होती है, ठीक है ना, काफ़ी सारा कंपनियां होती है। अब इन कंपनियों को अगर पैसों की ज़रूरत होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया ना कि आपको अपना दुकान को फैलाने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह जो हमारे देश के बड़े बड़े कंपनीज है, उन कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग आखिर किसके पास जाता है? वो लोग सबसे पहले जाता है भैया बैंक में कि भैया कुछ उधार दे दो, कुछ लोन दे दो, ठीक है ना। सबसे पहले जाते हैं बैंक में। अब बैंक से लोन लेना भी भैया बहुत रिस्की होता है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेगी तो भैया उसको चुकाना भी पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी अपना बिजनेस को फैलाने के लिए बैंक से लोन ले लिया, लेकिन बिजनेस को फैलाने के लिए तो लोन लिया, अगर बिजनेस फैला ही नहीं, अगर कंपनी फेल हो जाती है तो भैया बैंक गला पकड़ेगा कि नहीं? तो बैंक से लोन लेना भी बहुत रिस्की होता है, और बैंक लोन देगा भी तो कितना देगा? अनलिमिटेड तो नहीं देगा। तो एक और ऑप्शन है कंपनी को फंड रेज करने के लिए, पैसा उठाने के लिए, जिसको बोला जाता है आईपीओ। जिसको बोला जाता है आईपीओ, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक को कंपनी ऑफर देती है कि तुम लोग मेरे कंपनी के शेयर को खरीदो और तुम लोग उसके बदले मेरे को पैसा दे के जाओ। यानी कि कुल मिलाकर मान लीजिए एक ए नाम का कंपनी है, एक ए नाम का कंपनी है। अब इस ए नाम की कंपनी को अपने बिजनेस को फैलाना है, तो वो पहले जाएगी बैंक में। तो बैंक में लोन लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। उसके बाद भी कंपनी को और भी ज़्यादा पैसों की अगर ज़रूरत है तो वो लोग आ जाएगा अपना आईपीओ लेकर। आईपीओ लेकर शेयर मार्केट में आ जाएगा और पब्लिक को बोलेगा, बोलेगा मतलब मुंह से नहीं बोलेगा, इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक सिस्टम होता है। आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके का बोल रहा हूँ कि बोलेगा ये वो, ठीक है। तो कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो वो लोग आएगा आईपीओ लेकर शेयर मार्केट में और पब्लिक को बोलेगा कि तुम लोग मेरे कंपनी के कुछ हिस्सा शेयर को खरीद लो, जिसके बदले तुम लोग मेरे को पैसा दे के जाओ। अब इससे क्या होगा वो देखो। अगर आप मान लीजिए इस ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे ए नाम का कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे ए नाम का कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वैसे वैसे आपने जो इस कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है ना, उस शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा। आपने ए नाम का कंपनी के शेयर को खरीदा ना आईपीओ के थ्रू से, तो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी अगर ग्रो करेगी, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी ग्रो करेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए आपने ए नाम का कंपनी के शेयर को खरीद लिया, अगर कंपनी नहीं कमाती है, कंपनी डीग्रोथ करती है, कंपनी डूब जाती है, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ इस कंपनी में जितना भी पैसा होगा ना, वो भी डूब जाएगा। सिंपल सा मैथ है, ठीक है ना। तो अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर पब्लिक को शेयर बेचती है तो इससे दोनों का फायदा है। आपका क्या फायदा है कि आप अपने पैसों को उस कंपनी के शेयर को खरीद कर इन्वेस्ट कर दिया, तो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका फायदा होगा। और पब्लिक का क्या कंपनी का क्या फायदा हुआ कि पब्लिक से पैसा कंपनी ले लेती है और अपना बिजनेस में लगाती है, बिजनेस और ग्रो करती है। तो इसमें दोनों का फायदा। समझ गए आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बेसिक आपने समझ लिया, अब थोड़ा एडवांस में समझते हैं। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है। तो भैया 1 मिनट लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। और हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा कंप्लीट देख सकते हो। हम अपने चैनल पर हर एक टॉपिक का वीडियो शेयर मार्केट के बारे में डाल चुके हैं, तो आसान भाषा में आप सीख पाओगे। तो चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा? हम लोगों ने पहले सीखा कि अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो पैसा कैसे उठाती है। पहला रास्ता बैंक से लोन लेना, दूसरा रास्ता कि वो आईपीओ लेकर आए, पब्लिक को अपना शेयर को बेचे और पब्लिक से पैसा उठाए। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मेरा चाचा का भी चाय का दुकान है, क्या मेरा चाचा पब्लिक को शेयर बेचकर पैसा उठा सकता है आईपीओ लेकर? तो अब मैं बताता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है। देखो, मान लीजिए एक ए नाम का कंपनी है। अब इस ए नाम का कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आना है और इस ए नाम के कंपनी को पब्लिक को शेयर बेचना है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है? ये पहले इसका काफी सारा क्राइटेरिया रहता है।
किसी भी कंपनी को अगर आप पब्लिक में अपना शेयर को बेचना होता है, शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना होता है ना, तो उसके पीछे काफ़ी सारा क्राइटेरिया होता है। जब वो क्राइटेरिया पूरा फुलफिल होता है तो उस कंपनी को सबमिट करना पड़ता है सेबी के पास। सेबी के पास अपना पूरा फाइल को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद सेबी जब तक अप्रूवल नहीं देगी तब तक वो कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ सकती, राइट। तो पहले किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ से शेयर को बेचना है अपना, तो पहले उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। काफ़ी सारा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है तो उस कंपनी को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब ये सेबी क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। देखो, जिस तरीका से देश को चलाता है सरकार, जिस तरीका से बैंक्स को चलाता है आरबीआई, उसी तरीका से हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है ना, हमारा इंडियन शेयर मार्केट को चलाता है भैया सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि बैंक के लिए आरबीआई होता है, उसी तरह शेयर मार्केट के लिए सेबी होता है। कहीं शेयर मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, इसके वजह से सेबी हमेशा इसको देखभाल करते रहती है। और जो सेबी है ना, ये सरकार के अंडर में आती है, गवर्नमेंट के अंदर में आती है सेबी। इसीलिए काफ़ी लोगों का मन में ये डाउट भी रहता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना लीगल है या फिर अनलीगल है। तो भैया टोटली लीगल है। सेबी सरकार के अंडर में ही आती है। अल्टीमेटली शेयर मार्केट जो है वो सरकार के अंडर में ही आता है। समझा पा रहा हूँ मैं? अब देखिए, और वीडियो कैसा लग रहा है भाई नीचे कमेंट करके बता दो। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। अब तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर कैसे आती है। उसके बाद जब कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है और अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया, तब तो उस कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आया और आपने उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई ही नहीं किया, तो क्या उस कंपनी के शेयर को आप बाद में खरीद पाओगे? डेफिनेटली खरीद पाओगे। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस, आपने सुना ही होगा नाम। तो रिलायंस कंपनी जब आईपीओ लेकर आया था तो उस वक्त तो आपने नहीं खरीदा था, लेकिन आज के रेट में अगर आप रिलायंस के शेयर को खरीदना चाहोगे तो डेफिनेटली खरीद पाओगे। अब सवाल आता है कि कैसे खरीद पाओगे, कहाँ से खरीद पाओगे? चलिए उसको भी समझते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है ना, तो आप दो जगह से खरीद सकते हो। पहला है एनएससी, दूसरा है बीएससी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया ये एनएससी बीएससी क्या होता है। समझते हैं। देखिए, जिस तरह आपको मिठाई खाना है तो आपको मिठाई के दुकान में जाना होगा, अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो आपको कपड़ा का दुकान में जाना होगा, अगर आपको चाय पीना है तो आपको चाय का दुकान में जाना होगा, है ना। उसी तरह अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है, कोई भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना है ना, तो आपको एनएससी या फिर बीएससी से ही खरीदना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये जो एनएससी और बीएससी है ना, ये शेयर मार्केट का बाजार है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों मुंबई में है। ठीक है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आपको एनएससी और बीएससी से ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है। अब एक और चीज समझना पड़ेगा कि 1992 से पहले, सॉरी 1996 से पहले अगर किसी को कंपनी के शेयर को खरीदना होता था तो उनको फिजिकली जाना पड़ता था एनएससी और बीएससी में, और फिजिकली पेपर्स के फॉर्म में शेयर रहता था, कागज के फॉर्म में शेयर रहता था। यानी कि आप पैसा दोगे तो आपको रिलायंस का शेयर मिलेगा, आपको टाटा का शेयर मिलेगा। 1996 के पहले का बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1996 के बाद रूल्स में चेंजेस आया, लोगों का डिमांड बढ़ गया शेयर मार्केट के प्रति। तो 1996 में क्या हुआ, सरकार ने ये सारा प्रोसेस को, जो पहले आप जाते थे ना कि फिजिकली जाते थे, फिजिकली कंपनी के शेयर को खरीदते थे, तो 1996 के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया। उसके बाद जो पेपर्स के फॉर्म में शेयर रहता था ना, कागज के फॉर्म में, उसको डीमैटेरियलाइज कर दिया गया। यानी कि 1996 से पहले अगर आपको किसी कंपनी के शेयर को खरीदना होता था ना, तो आपको कागज के फॉर्म में मिलता था कंपनी का शेयर। लेकिन 1996 के बाद जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो वो कागज का जो शेयर रहता था ना, उसको डीमैटेरियलाइज कर दिया गया। उसके बाद आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि आज के समय में आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, और आप इस डीमेट अकाउंट के थ्रू से ही कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदी और बेच सकते हो। ठीक है ना। पहले के टाइम पे आपको जाना पड़ता था एनएससी बीएससी में, फिजिकली खरीदना पड़ता था। लेकिन 1996 के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ डीमैटेरियलाइज हो गया। उसके बाद आप अपने डीमेट अकाउंट आपको एक बनाना पड़ता है और डीमेट अकाउंट के थ्रू से शेयर को खरीद और बेच सकते हो। लेकिन अब फिर से एक सवाल आता है कि आप तो कोई भी कंपनी के शेयर को एनएससी और बीएससी से खरीदते हो, लेकिन इसको आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते एनएससी बीएससी से। अगर आप चाहोगे कि आप अपना डीमेट अकाउंट से डायरेक्ट एनएससी बीएससी से शेयर खरीदोगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी प्रोसेस है। उसके लिए क्या प्रोसेस है वो बताता हूँ। अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है, बेचना है ना, तो आपको किसी ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा। आपको किसी ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा। अभी ये ब्रोकर क्या होता है? जीरोधा, ग्रोव, एंजल वन,
अपस्टॉक्स, नाम सुना है ना, इन सबको बोला जाता है ब्रोकर। और इन ब्रोकर के पास आपको अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। आपको अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। पहले तो आपको किसी भी ब्रोकर के पास, वैसे मैंने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक, और जिस ब्रोकर को मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको किसी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आप उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से कोई भी कंपनी के शेयर को घर बैठे अपने मोबाइल से खरीद पाओगे, बेच पाओगे। सिंपल भाषा, जब आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा ब्रोकर के पास, तो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू से घर बैठे कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद पाओगे, बेच पाओगे, ठीक है। अब शेयर को कैसे खरीदा जाता है, शेयर को कैसे बेचा जाता है, उसको डिटेल में सीखना है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर बाद में सीख सकते हो कि कैसे शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। समझ गए। अब एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो ग्रो होता है, ये जो अपस्टॉक्स होता है, अगर ये ब्रोकर लोग बाई चांस कभी बंद हो जाता है, वैसे तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि ये जो ब्रोकर है अगर कभी बंद हो गया तो हमने तो शेयर खरीद के काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो हमारा पैसा डूब जाएगा क्या? तो उसका भी आंसर देता हूँ। देखो, आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को जो खरीदते हो ना, वो शेयर स्टोर होता है CDSL में। वो शेयर कहाँ स्टोर होता है? CDSL में। अब ये CDSL का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो, CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। यानी कि शेयर मार्केट में कोई भी इंसान किसी भी कंपनी के शेयर को जो खरीदता है ना, वो शेयर स्टोर होता है CDSL में। आप पहले ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट बनाते हो और उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो। तो शेयर तो आपने खरीद लिया, लेकिन स्टोर होता है वो CDSL में, और CDSL सेबी के अंडर में आती है। CDSL सेबी के अंडर में आती है। तो आपके मन में ये डर होता है ना कि सर मैंने किसी ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट बनवा लिया, अब लाखों रुपए मैंने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, अब अगर वो ब्रोकर ही भाग गया, बंद हो गया, तो मेरा क्या पैसा डूब जाएगा? तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि आपने ब्रोकर के थ्रू से जो भी कंपनी के शेयर को खरीदा है वो शेयर स्टोर तो भैया CDSL में है, और CDSL तो सेबी के अंडर में आती है, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। ब्रोकर चाहे भाग भी जाए, ब्रोकर चाहे बंद भी हो जाए, वैसे ऐसा होता भी कम है, लेकिन फिर भी अगर आपका अंदर डर है तो डर का आंसर यही है कि आपका शेयर रहता है भैया CDSL में। आप अपने डीमेट अकाउंट से सिर्फ देख सकते हो कि आपके पास कितना शेयर है, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, शो करेगा आपका डीमेट अकाउंट में पूरा डेटा, लेकिन शो ही करेगा, लेकिन स्टोर है CDSL में, ठीक है। CDSL में जब आप अपना फोन नंबर डालोगे, ईमेल ID डालोगे, तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा। समझ गए। तो इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा? आपने समझ लिया शेयर मार्केट का बेसिक आखिर क्या होता है। शेयर मार्केट क्या होता है थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो उस कंपनी के साथ, उस कंपनी के बिजनेस के साथ आपका पैसा जुड़ जाता है। जैसे जैसे वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। जैसे जैसे वो कंपनी डूबेगी, आपका पैसा भी डूबेगा। मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदकर, मान लीजिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर कंपनी ग्रो करती है, कंपनी मान लीजिए एक कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, और इस 100 करोड़ की कंपनी में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए ये 100 करोड़ की कंपनी ग्रो करते 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 2 साल बाद 200 करोड़ की बन गई, मान लेते हैं, एग्जांपल है। तो ये 100 करोड़ की कंपनी 2 साल 3 साल बाद ग्रो करके 200 करोड़ की बन गई। तो आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था ना, तो आपका पैसा भी 1 लाख से 2 लाख रुपया हो जाएगा, क्योंकि कंपनी डबल हो गया है ना, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी डबल हो जाएगा। उसी जगह आपने 100 करोड़ की कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अगर 100 करोड़ की कंपनी बाई चांस 50 करोड़ की हो जाती है 2-3 साल के बाद, तो आपका पैसा भी आधा हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप शेयर मार्केट में कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो उसके बिजनेस के साथ आपका पैसा जुड़ जाता है। कंपनी कमाएगी, आपका फायदा होगा, कंपनी नहीं कमाएगी, आपका नुकसान होगा। और जब आप शेयर मार्केट में कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो आप शेयर नहीं बल्कि आप उस कंपनी के हिस्सा को खरीद रहे हो। आपका उस कंपनी पर हक बढ़ जाता है। जितना ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास किसी कंपनी का शेयर होगा ना, उतना ज्यादा आपका उस कंपनी के ऊपर हक बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का 50% शेयर ही खरीद लिया, तो भैया आप 50% उस कंपनी के मालिक बन गए, लीगल मालिक बन गए, कोई मुंह बोला मालिक नहीं, लीगल मालिक बन गए। लेकिन किसी कंपनी का 50% शेयर खरीदने में भैया
मतलब क्या ही बोलूं, बहुत पैसा चाहिए, राइट। तो ये होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में एक ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आपका बचपन से शौक था कि मेरे को एक रिटेल का दुकान खोलना है, मान लीजिए आपको एक ग्रोसरी का दुकान खोलना है, रिटेल का दुकान खोलना है। अब एक रिटेल का दुकान खोलने में भैया करोड़ों चाहिए, लाखों चाहिए, उतना रुपया तो नहीं है। तो शेयर मार्केट के थ्रू से आप ऐसा कर सकते हो। शेयर मार्केट के थ्रू से काफ़ी सारा रिटेल वाली कंपनी है, उन कंपनी को आप एनालिसिस कर सकते हो। जो भी रिटेल वाली कंपनी आपको पसंद आती है, उस कंपनी के शेयर में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। तो वो रिटेल वाली कंपनी जैसे जैसे कमाएगी, आप पैसा कमाओगे। तो आपका जो सपना था रिटेल वाला बिजनेस खोलने का, तो वो कम पैसा में भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है शेयर मार्केट। और किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने का क्या प्रोसेस होता है, पहले आपको किसी ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट एकदम बैंक अकाउंट के जैसा होता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसा ही डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट बन जाएगा, उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदी और बिक्री कर सकते हो। समझ गए? तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको शेयर मार्केट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कैसे शेयर मार्केट में शुरुआत किया जाता है, पहला कदम कैसे रखा जाता है, ये सीखना है ना, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आप समझ जाओगे कि शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखा जाता है। और हाँ, डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। थैंक यू सो मच।